अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर जो है दैट इज़ फंडामेंटल ऑफ मैकेनिक्स। टॉपिक हमारा है कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, तो बाय द नेम हम इस इक्वेशन को देखेंगे। प्रीवियसली लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पार्टिकल डायनामिक्स में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, और उसमें हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस किया, और उसके साथ साथ हमने बैंक्ड कर्व के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन भी फाइंड किया। आज की हमारी डिस्कशन है व्हाट इज कांस्टेंट फोर्स, एंड वी हैव टू डिस्कस सर्टेन इक्वेशन ऑफ मोशंस अंडर कांस्टेंट फोर्स। देन वी डिस्कस द टाइम डिपेंडेंट फोर्स, पोजीशन डिपेंडेंट, वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस, एंड विद सर्टेन एग्जांपल्स। ठीक है, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज कांस्टेंट फोर्स? द फोर्स that does not depend on, ऐसी फोर्स जो डिपेंड ना करे। ठीक है, किस पे डिपेंड ना करे? वो टाइम पोजीशन एंड वेलोसिटी। ऐसी फोर्स जो इन तीनों चीजों पे डिपेंड ना करे, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट फोर्स कहते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि व्हेन वी हैव अ कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स जनरेट कांस्टेंट acceleration according to the equation of motion. Acceleration is proportional to f. ठीक है, ये इक्वेशन हमें पता है कि किस तरह से हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कांस्टेंट फोर्स के लिए हम न्यूटन सेकंड लॉ को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो जब कांस्टेंट फोर्स होगी, देयर विल बी अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और हमें पता है एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी ओवर टाइम। ठीक है, लेकिन हम उसको किस मीनिंग में लेते हैं? डेरिवेटिव के मीनिंग में। हमारे पास जो चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो अगर ए एक्सेलरेशन है, वी वेलोसिटी है। ठीक है, तो हम एक्सेलरेशन को इस फॉर्मूला से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करें या हम चेंज करना चाहें, डिस्कस करना चाहें अपनी इक्वेशन ऑफ मोशंस को अंडर कांस्टेंट फोर्स, तो हम इसी फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे और अपनी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी फॉर्मूला को लेते हैं और इस पे अप्लाई करते हैं कि अगर हमारे पास जो t की वैल्यू है वो 0 हो, मतलब हमारे ऑब्जेक्ट ने अभी मूव करना स्टार्ट ना किया हो, तो हमारी जो वेलोसिटी है उसको v नॉट या vi से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हम कह सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो टाइम है वो कुछ वैल्यू के बराबर हो, तो हमारी जो वेलोसिटी है दैट विल बिकम vf और सिंपली v। ठीक है, अगर हम v इधर लिख दें तो vf इधर लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि हमें लिखने में आसानी हो। इनिशियल वेलोसिटी को v नॉट से और फाइनल को v से। t इनिशियल 0 है, फाइनल t के बराबर है, तो हम v इनिशियल v फाइनल लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली अब अगर हम इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन के लिए यूज करें डेरिवेशन के लिए, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हम इसी फॉर्मूला को रीअरेंज कर लेते हैं। हमारा फॉर्मूला रीअरेंज हो जाएगा, dt उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं dv इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इनटू dt। ठीक है, अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, दोनों साइड्स पे इंटीग्रेट करें और फिर हम अप्लाई कर देंगे लिमिट को, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द लिमिट। तो अब हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे।
तो इंटीग्रेशन में आप देखेंगे कि हमारे पास जो टाइम है, बल्कि इधर वेलोसिटी है, तो ये हो जाएगा वी इनिशियल इंटू वी फाइनल। ठीक है, आपकी बुक में लिखा हुआ है वी इंटू वी नॉट, तो हम उससे रिप्रेजेंट करते हैं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। ठीक है, वी नॉट और वी एफ इंटू डी वी, दैट इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन एज अ कांस्टेंट कंसीडर होगा, क्योंकि दूसरी लिमिट टाइम की है, तो हमारे पास इंटीग्रेशन 0 टू टी इंटू डी टी हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं तो हमें पता है कि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से कैंसिल आउट होती है और हमारे पास जो लिमिट की इंटीग्रेशन है वो डायरेक्ट लिमिट पुट हो जाती है। तो इसकी डेरिवेशन में इंटीग्रेशन इससे कट जाएगी और जो लिमिट है वो बच जाएगी। तो लिमिट के लिए हम यूज करते हैं वी नॉट और सिंपल वी लिख लेते हैं इक्वल्स टू एक्सेलेरेशन, इसी तरह कांस्टेंट, इससे भी ये कट जाएगा और हमारे पास टाइम पे लिमिट बच जाएगी। वो लिमिट क्या होगी, उसी तरह 0 और टी की। ठीक है, तो अब हम लिमिट पुट कर देते हैं। लिमिट होता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या बताती है कि हमने पहले v लिखना है माइनस वी नॉट लिखना है। इसी तरह एक्सेलेरेशन में, ठीक है, पहले अपर लिमिट t की जगह पे इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो साथ t आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट एक्सेलेरेशन इंटू 0, तो ये 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो हमारी इक्वेशन बन गई v इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी, क्योंकि ये उधर जाके क्या होगी प्लस की, तो इसके साथ एड अप हो जाएगी। ये जो है ये फिर 0। दैट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई अंडर कांस्टेंट फोर्स, जिसको हम ड्राइव कर सकते हैं थ्रू द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक दफ़ा दोबारा देख लें कि डेरिवेटिव हमने चेंज किया। ठीक है, आप कहते हैं इसे सेपरेट द वेरिएबल्स, डी टी को इधर ले गए, वी को इधर ले आए, टाइम इंटरवल वेलोसिटी, टाइम फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ अगर हम इनिशियल, यहाँ इनिशियल आ जाएगा, यहाँ फाइनल आ जाएगा, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास होती है वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, तो दैट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इसी तरह हम ड्राइव कर सकते हैं सेकेंड इक्वेशन। जैसे हमने ये फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किया, इसी तरह हम सेकेंड इक्वेशन को भी कर लेते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए हम यूज करेंगे वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में बताया है कि वेलोसिटी इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो अब हम इसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर लेते हैं। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यहाँ किस तरह होगी कि हम सिंपली, ठीक है, dx को इस साइड पर रखते हैं और वेलोसिटी इंटू डी टी, इसी तरह लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट क्या होगी कि t इक्वल टू 0 करस्पॉन्डिंग टू x नॉट और t इक्वल टू t करस्पॉन्डिंग टू x। लिमिट अप्लाई करें और उसी तरह इंटीग्रेट करें, बहुत सिंपल मेथड है। उसी तरह इंटीग्रेशन की डिस्टेंस पे, तो डिस्टेंस आ गया x नॉट टू x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू उसी तरह वेलोसिटी इंटू डी टी, तो इंटेग्रल जो है वो 0 टू t अप्लाई हो गया। तो उसी तरह आपने अब लिमिट पुट कर देनी है। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, यहाँ से एक स्टेप मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, शॉर्ट अगर ना भी करें तो आप लिमिट पुट कर सकते हैं। तो हम नीचे लिख देंगे, तो इसमें आ जाएगा डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कट गई और x के लिए लिमिट आ जाएगी x नॉट और x इक्वल्स टू इसी तरह v के लिए और टाइम के लिए इंटीग्रेशन आ जाएगी 0 टू t। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें, तो अपर लिमिट x माइनस x नॉट, ठीक है, इक्वल्स टू, अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम यहां पुट कर देंगे, लेकिन हमें यहां पे जाना है वेलोसिटी की वैल्यू पुट करते हुए। ठीक है, अब हम यहां से अपने स्टेप्स को दोबारा देखेंगे क्योंकि वेलोसिटी में भी टाइम इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, हम इसको देखते हैं दोबारा एक दफ़ा, हम इन स्टेप्स को आगे जाना पड़ेगा। इसमें हम जब पुट करेंगे अपनी इक्वेशन को, प्रीवियस जो वेलोसिटी वाली हमने फाइंड की हुई है, तो यहाँ वेलोसिटी इंटू डी टी, वेलोसिटी की वैल्यू ये वाली पुट कर दें, ये हो जाएगा
वी नॉट प्लस ए टी इंटू डी टी। ठीक है, इस तरह अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब जब इंटीग्रेशन हम अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन सब पे अप्लाई होगा। ठीक है, 0 टू टी इंटू वी नॉट प्लस ए टी, ठीक है, इंटू डी टी। अब हम देखेंगे, अब हम इसको मल्टीप्लाई करके ना सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने से हमारा आंसर आएगा। ठीक है, हम इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम थर्ड इक्वेशन के लिए इसको इरेज कर लेंगे। तो अब हम लेफ्ट साइड पे तो आंसर वही है, x माइनस एक्स नॉट। अब इंटीग्रेशन जो है वो इस पे हम इससे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अलहदा लिखेंगे, इंटेग्रल 0 टू टी इंटू वी नॉट इंटू डी टी, इसी तरह प्लस इंटेग्रल 0 टू टी और ए टी इंटू डी टी। हमने इसको क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया है। ठीक है, दोनों इंटीग्रेशंस को सेपरेट कर लिया। एडिशन में हमें पता है हम सेपरेट कर लेते हैं। अब हम इसमें इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं, x माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू, अब इसमें टाइम के लिहाज से इंटेग्रल है तो v नॉट जो है वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि टाइम में इंटेग्रल है तो हम टाइम में अप्लाई कर देंगे। तो v नॉट बाहर आ गया, बाकी लिमिट आ जाएगी t पे उसी तरह 0 और t की प्लस। अब हम देखते हैं कि आगे इंटरवल इधर भी टाइम है और इधर भी है। हम एक्सेलेशन को बाहर ले लेते हैं और t की इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो एक्सेलेशन बाहर आ गया, t की इंटीग्रेशन हमें पता है कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है कि एक पावर ऐड हो जाती है और वही पावर डिवाइड भी होती है। ठीक है, अगर हम लें कि इंटेग्रल ऑफ x की पावर n, तो वो आती है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c। अब इसकी t की पावर यहाँ क्या है, 1। इंटीग्रेशन में एक पावर और ऐड हो जाएगी और वही डिवाइड भी हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कि t का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और उसी तरह लिमिट आ जाएगी 0 टू t प्लस एक कांस्टेंट की वैल्यू हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लिमिट में कांस्टेंट लिखें ना लिखें वो उसकी वैल्यू कंसीडर नहीं होती इन इक्वेशंस में। अब हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने से क्या होगा कि हम यहाँ लिख लेते हैं कि ये हमारी जगह बच जाएगी, x माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू, इसमें अपर लिमिट पुट की तो v नॉट t, लोअर लिमिट पुट की 0 तो वो 0 हो जाएगा, प्लस। ठीक है, इसी तरह अब हम इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट t पुट की तो एक्सेलेशन t स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट पुट की 0 तो वो सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, वो इक्वेशन सारी खत्म हो जाएगी। अब उसी तरह x माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। सो दैट इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारे पास क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो गई है। ठीक है, तो इसको एक दफ़ा दोबारा देख लें। सेकेंड इक्वेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम वेलोसिटी को कंसीडर करेंगे, dx एक साइड पे किया, v dt इधर ले आए। उसी तरह लिमिट पुट करेंगे। लिमिट पुट करने से पहले हम क्या करेंगे, v की वैल्यू जो फर्स्ट में थी वो यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पुट की, लिमिट पुट की, v नॉट, इंटेग्रल जब आ जाएगा तो इंटेग्रल एडिशन में सेपरेट हो जाता है, तो v नॉट डी टी इंटेग्रल इसका अलहदा, और इसी तरह a इंटू टी डी टी इसका इंटेग्रल अलहदा। ये वैल्यू उसी तरह आ गई। ठीक है, अब इसमें इंटेग्रल में इसमें सॉल्व कर लिया हमने। इसको इसमें इंटेग्रल पुट करेंगे तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा क्योंकि टाइम का इंटेग्रल है। इसी तरह यहाँ भी टाइम का a बाहर आ जाएगा, तो इसका फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग आएगी, तो हम इसको लिखेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, थर्ड इक्वेशन, ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन में भी हम एक्सेलरेशन को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट करेंगे अंडर कांस्टेंट फोर्स के हवाले से। तो वो अमेंडमेंट क्या हो सकती है कि हम सिंपली लेते हैं एक्सेलरेशन, वी नो दैट एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv बाय dt। अब इसको हम एक्सेलरेशन में वेलोसिटी को चेन रूल से हम चेंज कर लेते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv बाय dx इंटू dx बाय dt। चेन रूल हमने अप्लाई कर दिया। चेन रूल होता है कि आप सिमिलर वेरिएबल को ला सकते हैं, एक दफ़ा मल्टीप्लाई करके, एक दफ़ा डिवाइड करके। तो जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो वही dv बाय
dt बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। सेपरेशन किस तरह होगी कि हम यहां ले लेते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा वेलोसिटी, ठीक है, और ये उसका डेरिवेटिव। एक्सेलेरेशन को इधर ले आते हैं इसके साथ, सो a इंटू डी एक्स, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पोजिशन, दैट इज इक्वल टू, ये क्या बन गया, वेलोसिटी, आप इसको वेलोसिटी कह सकते हैं, इनटू ये क्या बन गया, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। ये किसके बराबर हो गया, v इक्वल्स टू डी एक्स बाय डी टी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, उसी तरह लिमिट अप्लाई करनी है। t इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू 0 होगा, इसी तरह v नॉट के बराबर होगी। हम पोजीशन और तीनों लिमिट्स को यहां अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, टाइम के करस्पॉन्डिंग और पोजीशन के करस्पॉन्डिंग भी। तो हम लिख लेंगे कि t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, वेलोसिटी इक्वल टू v नॉट। अगर t हमारा t है तो x इक्वल्स टू x मैक्सिमम वैल्यू, और v इक्वल्स टू v या वी एफ लिख सकते हैं। इसी इंटेग्रल को आप क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। तो इसी इंटीग्रेशन को अप्लाई किया तो डेरिवेटिव इसका है तो इसी के करस्पॉन्डिंग आएगा, इंटू ए इंटू डी एक्स। इसी तरह वेलोसिटी v नॉट इंटू वी, वेलोसिटी इंटू डेरिवेटिव। अब हम इस डेरिवेटिव को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो डेरिवेटिव को सॉल्व करेंगे तो अब देखते हैं कि हमारा आंसर क्या बनता है। तो उसी तरह इंटेग्रल को हम सॉल्व करते हैं, जिस पोर्शन में होता है उसको कांस्टेंट एज अ कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, और हमारा जो इंटेग्रल है वो x पे आ जाएगा, और उसी तरह 0 टू x। इसी तरह वेलोसिटी जो है, क्योंकि ये वेलोसिटी का है तो वेलोसिटी में उसी तरह पावर फार्मूला लगेगा, इंटेग्रल x की पावर n, दैट इज x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। ये फार्मूला लगा दें तो ये हो जाएगा v²/2 इंटू वी नॉट इंटू वी, ठीक है। तो इसकी वो पावर भी आ जाएगी, मतलब लिमिट आ जाएगी। अब हम इसमें पुट करेंगे तो एक दफ़ा अपर लिमिट आती है, हमें पता है, एक दफ़ा लोअर लिमिट आती है। तो एक्सेलेरेशन इंटू एक्स माइनस 0। इसी तरह एक दफ़ा अपर लिमिट पुट करेंगे तो वही v²/2 रहेगा, माइनस लोअर लिमिट जो है वो v02/2 रहेगा, ठीक है। अब 1/2 हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 1/2 कॉमन आएगा तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं इसको यहाँ से लिख लेते हैं, एक्सेलेरेशन इंटू एक्स इक्वल्स टू 1/2 इंटू v² माइनस v02, ठीक है। 1/2 इधर आ जाएगा, सो दैट इज 2ax इक्वल्स टू v² माइनस v02, सो दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। होपफुली यू गेट द कॉन्सेप्ट, आपको इसका कॉन्सेप्ट आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि नॉन कांस्टेंट फोर्स कौन सी हैं। नॉन कांस्टेंट फोर्स में हम पहले टाइम डिपेंडेंट फोर्सेस ले लेते हैं, फिर वेलोसिटी डिपेंडेंट, उसके बाद फिर आपको कुछ साइन कर देंगे, वो फिर आपने बस उसको रीड आउट करना है और सॉल्यूशन की तरफ चले जाना है, ठीक हो गया। अब हमारे पास है टॉपिक में नॉन कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। तो ऐसी फोर्सेस दैट डिपेंड्स ऑन टाइम, पोजीशन एंड वेलोसिटी, उन्हें हम क्या कहते हैं, टाइम डिपेंडेंट फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। तो सबसे मतलब नॉन कांस्टेंट फोर्स कहते हैं। सबसे पहले टाइम डिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट फोर्सेस में हम जाएंगे तो बेसिक डेफिनेशन तो वही है, दैट डिपेंड्स ऑन टाइम, उन्हें टाइम डिपेंडेंट कहेंगे, ठीक है।
एग्जाम्पल में है सबसे पहले ब्रेकिंग फोर्स, ब्रेकिंग ऑफ व्हील। ठीक है, हम गाड़ी की ब्रेक जब लगाते हैं तो हमें पता है कि हमारा जो टाइम इंटरवल है, जिस इंटरवल में हम गाड़ी को स्लो डाउन करते हैं, तो वो ब्रेकिंग फोर्स उस टाइम पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसको आपने वो थ्योरी से पढ़ लेना है कि ये कैसे डिपेंड करती है। यहाँ लिखा हुआ कि एट हाई स्पीड वी अप्लाई द ब्रेक स्लोली एट फर्स्ट एंड देन मोर स्ट्रांगली एज द कार स्लोज। ठीक है, पहले ब्रेक जो है वो स्लो होती है, फिर तेज होती है। तो दैट ब्रेकिंग फोर्स डिपेंड ऑन टाइम ड्यूरिंग द इंटरवल ओवर विच द कार इज स्लोइंग। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दैट डिपेंड्स ऑन द interval at which the car will slow down। ठीक हो गया, ये हमारे पास एक फोर्स की एग्जांपल है। उसके बाद इसकी एक और एग्जांपल भी है जिसे हम कहते हैं उस एग्जांपल में हमारे पास है वेव ट्रैवलिंग थ्रू मीडियम। ठीक है, वो फोर्स wave traveling through medium। तो वो फोर्स डिपेंडिंग ऑन टाइम अकर्स इन द केस ऑफ वेव ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम। एक साउंड वेव जब ट्रैवल करती है तो एट एनी गिवन पोजीशन वेव वेरी साइनोसॉइडली विद टाइम। तो वेव की जो स्पीड है, ठीक है, वेव की जो डायरेक्शन है, तो जो साउंड वेव है उसकी जो पोजीशन है चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हमें पता है कि वो टाइम के लिहाज से चेंज होती है। ठीक है, इसको भी आपने थ्योरी को एक दफा पढ़ लेना है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं सेकेंडली पोजीशन डिपेंडेंट फोर्सेस। ठीक है, अब पोजीशन डिपेंडेंट में डेफिनेशन वही होगी, द फोर्सेस विच डिपेंड्स ऑन पोजीशन दैट डिपेंड्स ऑन पोजीशन। ठीक है, जो पोजीशन पे डिपेंड करती है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो बेसिक फोर्स आप जो ले लें, दैट इज रेस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग। सिंपली हमें पता है कि वो पोजीशन पे डिपेंड करती है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स और एफ इक्वल्स टू के एक्स माइनस ले लें पोजीशन की वजह से। ठीक है, तो हमें पता है कि ये पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स है और इसी से एक्सेलेरेशन भी डिफाइन हो जाता है। एक्सेलेरेशन एफ ओवर एम होता है, तो एफ इक्वल्स टू के एक्स ओवर एम। तो हम देखते हैं एक्सेलेरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी अटैच टू अ स्प्रिंग इज गिवन बाय दैट फॉर्मूला। तो हम इसीलिए हम कहते हैं कि इफ वी डिस्प्लेस द बॉडी, अगर हम बॉडी को डिस्प्लेस करें थ्रू डिस्टेंस एक्स, तो इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। इसीलिए हम कहते हैं कि जितना ज्यादा एक्स होगा उतनी ज्यादा फोर्स होगी। तो जब हम बॉडी को रिलीज करते हैं तो वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ आता है, तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज करता है तो एक्सेलेरेशन भी डिक्रीज करता है और फोर्स भी क्योंकि डिक्रीज होती है। तो ये सारी रिलेशन है, आपने इसको पढ़ लेना है। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट है। ठीक है, लास्ट में तो इसकी भी डेफिनेशन वही है, दैट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है।
ये वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल में हम सबसे पहले देख लेते हैं ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स हमें पता है कि F इक्वल्स टू, हमने पढ़ा एफएससी की इक्वेशन अगर हम लिखें तो 6 पाई ईटा आर और वेलोसिटी, तो दैट फोर्स ड्रैग इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा ड्रैग फोर्स अप्लाई होगी, ठीक है। अब ये देखें कि आप एक एग्जांपल ले लें कि अपना जो हैंड है वो व्हीकल के, ठीक है, मिरर डाउन करें और अपना हाथ बाहर निकालें, तो आप देखेंगे स्लो स्पीड होगी तो आप पे एयर का जो प्रेशर है वो कम फील होगा आपके हाथ पे। जितनी ज़्यादा स्पीड होती है उतना ज़्यादा प्रेशर फील होता है, तो उतनी ज़्यादा ड्रैग फोर्स डिवेल्प होती है, ठीक है। तो आपकी इस बुक में ड्रैग फोर्स को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया हुआ है और उसके लिए जो कांस्टेंट ख़त्म किया हुआ है दैट इज़ बी, और साथ वेलोसिटी लिखी हुई है। तो हम इस इफेक्ट को ट्राई टू वॉक इन स्विमिंग पूल, ये एक और एग्जांपल दी हुई है कि स्विमिंग पूल में आहिस्ता चले तो ड्रैग फोर्स कम होती है, आप ज़्यादा तेज़ चलने की कोशिश करेंगे तो स्विमिंग उसी तरह ड्रैग फोर्स जो है वो ज़्यादा फील होगी, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैंने आपको दी, ठीक है। अब आपका जो काम है वो इसमें है कि इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर टाइम डिपेंडेंट फोर्सेस यूजिंग एनालिटिकल मेथड, ठीक है। टाइम डिपेंडेंट फोर्सेस यूजिंग एनालिटिकल मेथड, उसमें इक्वेशन ऑफ मोशंस को आपने देखना है। वो दो इक्वेशंस हैं जिसमें सिर्फ टाइम की वैल्यू इन्वॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो बस आपने यहाँ तक करना है। ड्रैग फोर्स जो है वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे कि वो इन्वॉल्व है हमारे अपने लेक्चर्स के अंदर, तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो मैं भी देखेंगे इसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम को हम देखें। ड्रैग फोर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो भी एक एनालिटिकल मेथड है, वो भी आपने इसको पढ़ लेना, वो भी दिया हुआ है, उसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। तो आपने न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई करना है, बल्कि उसका एक लेक्चर हम बना लेंगे, ठीक है, कि उसकी वैल्यू किस तरह आती है या किस पे डिपेंड करती है, ठीक है। आपने बस इसको डिस्कस कर लेना है एंड तक, जहाँ तक ये दिया हुआ है। हम इसके बाद अपने अगले लेक्चर पे जाएंगे, ठीक है। तो आपने अपने एलएमएस पे जाके ये सारी चीज़ें जो हैं वो चेक कर लेनी है, कौन कौन से लेक्चर दिए हैं उनको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।